कैंसर का ट्रीटमेंट ना केवल लंबा होता है बट बहुत महंगा भी होता है, ये हम सब जानते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है और आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस भी है, उसके बाद भी कैंसर का ट्रीटमेंट की कॉस्ट को सहना अक्सर मुश्किल हो जाता है। पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को हमें पता ही नहीं होता कि किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना जरूरी है। इसीलिए आज के अपने इस एपिसोड में हम अपनी गेस्ट डॉक्टर विनीता गोयल, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल शालीमार बाग से बात करेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट पर और उसको नेविगेट कैसे किया जाए। हेलो डॉक्टर विनीता। हाय निधि। डॉक्टर विनीता, अक्सर कॉस्ट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है और हाँ, ज्यादातर पेशेंट्स बात ही नहीं करते इसके बारे में। तो आप हमें बताइए कि किन पॉइंट्स को ध्यान रखना जरूरी है। सो आई थिंक अ गुड प्लानिंग एंड गुड अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड। जब स्टार्ट होता है तो पूरी फैमिली इतनी इमोशनली डिस्टर्ब होती है कि वो बहुत प्लानिंग नहीं कर पाते उस वक्त, क्योंकि वो डायग्नोसिस इतना ओवरवेलमिंग होता है उस टाइम पे, इमोशंस इतने हाई होते हैं। तो हर बंदा ये कहता है मुझे बेस्ट करना है, लेकिन फिर भी अगर उसको प्लान्ड वे में एग्जीक्यूट किया जाए, आई एग्री विद यू, कैंसर ट्रीटमेंट इज एक्सपेंसिव, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। और अगर हम देखें तो इंडिया में ज्यादातर लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं होता, और अगर होता है तो वो लिमिटेड अमाउंट का होता है। मेजोरिटी पेशेंट्स जो हमारे पास भी आते हैं इंडिया में, उनके पास 5 to 10 लाख रुपीज का इंश्योरेंस होता है। बहुत कम लोग इस कैटेगरी में होते हैं कि 20 लाख, 30 लाख या 50 लाख तक का इंश्योरेंस हो। तो 5 to 10 lakhs बहुत कम अमाउंट है एक्चुअली। अगर हम देखा जाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैंसर का ट्रीटमेंट का कॉस्ट क्या है, तो आई थिंक अ गुड प्लानिंग, अ गुड अंडरस्टैंडिंग कैन हेल्प ओवरकम दिस बर्डन। और उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहूंगी कि पहले क्या होता था कि कैंसर का ट्रीटमेंट 1 या 2 मोडालिटीज से होता था। मोडालिटीज से मेरा मतलब है कि या तो उनको सर्जरी की जरूरत है, या कीमोथेरेपी की जरूरत है, या रेडिएशन थेरेपी की जरूरत है। आज के दिन मेजोरिटी कैंसर के ट्रीटमेंट में एटलीस्ट 2 ट्रीटमेंट मोडालिटीज यूज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्जरी होना या रेडिएशन होना, उसके बाद या सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी होना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज किसी को कोलन कैंसर है, कोलन मतलब बड़ी इंटेस्टाइन का कैंसर है, तो उसका जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उसमें ऑपरेशन भी है और कीमोथेरेपी भी है। अगर किसी को सर्वाइकल कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है, तो मेजोरिटी पेशेंट्स को रेडिएशन भी करना है, कीमो भी करना है। तो प्लानिंग से मेरा मतलब यह है कि अ पेशेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि कंप्लीट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा। कुछ पेशेंट्स का ट्रीटमेंट 1 मंथ का होगा, कुछ का 6 मंथ्स का होगा, कुछ का 1 ईयर का होगा। सो वो एक समझ लेना कि पूरा ट्रीटमेंट में क्या क्या पार्ट्स होंगे, ये बहुत जरूरी है। इवन मैं कहूंगी कि तीनों एक्सपर्ट्स के पास जाके, सपोज किसी पेशेंट को फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर, और पेशेंट डॉक्टर्स उनको एक्सप्लेन करते हैं कि आपको सर्जरी भी होना है, रेडिएशन भी होना है, कीमो भी होना है। तो तीनों एक्सपर्ट से मिलके एक कॉस्ट अंडरस्टैंड करना इन द बिगनिंग, आई थिंक विल रियली हेल्प इन नेविगेटिंग दिस डिफिकल्ट सिचुएशन ऑफ फाइनेंसेस। डॉक्टर, बहुत जैसे आपने कहा कि अगर इंश्योरेंस होता भी है तो बहुत कम अमाउंट का होता है। अगर इंश्योरेंस है, कोई पेशेंट आता है, उसके पास इंश्योरेंस है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पेशेंट या उसकी फैमिली को ध्यान में रखने चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं इंश्योरेंस को भी ऑप्टिमली यूज करने के लिए। पहली बात, इंश्योरेंस कंपनीज बहुत अलग अलग हैं, तो आपको ये चेक करना चाहिए कि आप जिस हॉस्पिटल में कंसल्ट कर रहे हैं वहां आपका इंश्योरेंस एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। कुछ हॉस्पिटल्स का कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के साथ टाई अप होता है, हर हॉस्पिटल में सारे इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं होते, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। पेशेंट को क्लियरली पता होना चाहिए कि उनका इंश्योरेंस कितना अमाउंट का है। निधि, यू वांट टू ऐड एनीथिंग और आस्क एनीथिंग? हाँ डॉक्टर, एक चीज है जो अक्सर हम कहते हैं कि भी बहुत सारे पेशेंट्स के साथ होता है कि वो अपने डेट्स मिस कर जाते हैं। तो डू यू थिंक वांट टू रीआइट्रेट कि प्रीमियम टाइम पे करना या डेट ना मिस करना भी उतना ही जरूरी है। एब्सोल्युटली, रिसेंटली इट हैपेंड। एक पेशेंट अपने ट्रीटमेंट में इतना एंग्रॉस हो गए, रोज का उनका रनिंग अराउंड, कभी ब्लड टेस्ट, कभी हॉस्पिटल जाना है, कि उसमें वो जो प्रीमियम की डेट थी वो उसको मिस कर गए। सो उनका इंश्योरेंस चलते चलते लैप्स हो गया, उनको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को यूज ही नहीं कर पाए। तो आई थिंक उसको तो बिल्कुल टिक मार्क करके रखना चाहिए कि सपोज किसी का 10th अक्टूबर को इंश्योरेंस पे करना है, कि भाई मेरे को उसके 10 डेज पहले 1 अक्टूबर तक
I have to make sure that I pay my premium. So premium has to be paid in time. Secondly, हम कुछ इस तरह का भी सजेस्ट करते हैं कि सपोज फिर 10th अक्टूबर का एग्जांपल लेते हैं कि किसी का इंश्योरेंस सपोज साइकिल रिन्यू होनी है 10th अक्टूबर को, और 1st अक्टूबर को या 15 सितंबर को पेशेंट रियलाइज करता है कि मेरी इस इंश्योरेंस साइकिल में अभी 2 लाख रुपीस बचे हैं और 10th अक्टूबर से मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू हो जाएगा। तो अगर कोई एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट हम उन 15 डेज में कर सकें ताकि हमारा मैक्सिमम ट्रीटमेंट जो है इंश्योरेंस के थ्रू कवर हो जाए, उसको भी ध्यान में रखना। मतलब इट्स अ स्मॉल ट्रिक व्हिच हेल्प्स यू यूज योर इंश्योरेंस वेल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंश्योरेंस में फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज अ फैमिली ऑफ 2 एडल्ट्स एंड 2 चिल्ड्रन, तो जो एडल्ट्स हैं उनका 10 लाख रुपीस ईच का इंश्योरेंस और एक कुछ फैमिली फ्लोटर है। तो जो फैमिली फ्लोटर का अमाउंट है फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस ईच और 20 लाख का फैमिली फ्लोटर है, तो वो भी उनको पता होना चाहिए कि एक एडिशनल अमाउंट है जिसको कि वो यूज कर सकते हैं। इंश्योरेंस को यूज करते हुए ये भी पता होना चाहिए कि कभी कभी कुछ चीजें इंश्योरेंस में कवर नहीं होती। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक सर्जरी नहीं कवर होती या कोई को पेमेंट है, तो इन सब सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना चाहिए बाय रीडिंग योर इंश्योरेंस पॉलिसी वेल। अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को ध्यान से पढ़ना चाहिए। डॉक्टर अनीता, अभी आपने एक टर्म यूज किया, को पेमेंट। बहुत सारे हमारे शायद पेशेंट्स को मालूम ही नहीं होगा। आई नो इट इज आउटसाइड योर दिस थिंग, बट ब्रीफली बता पाइए को पेमेंट क्या होता है? सो को पेमेंट का मतलब है सपोज एक पेशेंट इंश्योरेंस के थ्रू किसी थेरेपी के लिए एडमिट होता है और उसका टोटल बिल होता है 1 लाख रुपीस, लेकिन उसके इंश्योरेंस पॉलिसी में कहीं कोई क्लॉज है विच सेज कि जो भी टोटल अमाउंट होगा उसका 80% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी और 20% पेशेंट को पे करना है। तो यानी कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि 80,000 कंपनी पे करेगी और 20,000 उसको पे करना है। इसका कभी कभी लोगों को आइडिया ही नहीं होता, ताकि वो आप अपने फाइनेंसेस को अरेंज कर सको ना। डॉक्टर, ज्यादातर पेशेंट्स, ज्यादातर क्या मैं कहूँगी 90% पेशेंट्स को यही लगता है हम अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से सिर्फ बीमारी की बात ही करनी जायज है। कॉस्ट के रिगार्डिंग बात करने में या तो झिझकते हैं या कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो डू यू थिंक अगर जैसे आपने अभी कहा कि ये इस वाले पॉइंट्स हैं, तो डू यू इनकरेज कि पेशेंट्स अपने ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट से, डॉक्टर से बात करने का कॉन्फिडेंस उन पे रखें? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। निधि देखो, ये जब ट्रीटमेंट ही बहुत महंगा है, एग्जांपल सपोज किसी को ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है स्टेज 2 में, लेकिन वो HER2 न्यू पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है जहां 1 साल तक उसकी एंटी HER2 न्यू थेरेपी भी चलनी है, और सपोज 1 साल में टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट 40 लाख रुपीज आने वाला है। जो ट्रीटिंग ऑन्कोलॉजिस्ट होता है ना, हम जैसे लोग, वो भी उतने ही घबराए हुए रहते हैं उतनी कॉस्ट बताने। तो जब इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है तो खुल के ओपनली बात तो करनी ही पड़ेगी, तभी हम उसको ओवरकम कर पाएंगे या देख पाएंगे कि भाई कितना हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल सकता है, कितना हमें अरेंज करना है। तो कॉस्ट तो बिल्कुल अपने डॉक्टर से पहली चीज है हेल्थ का डिस्कशन, बट एज अ सेकंड पॉइंट आज के टाइम में आपको कॉस्ट का डिस्कशन भी ओपनली करना पड़ेगा। सेकेंडली, हेजिटेट नहीं करना है डॉक्टर से बात करते हुए। डॉक्टर से बात करते हुए ये पूछना है कि कभी कभी कुछ मेडिकल कंपनीज जो हैं, पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं PAP, पैप पैप भी ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कुछ इस तरह का ऑफर हो कि भाई आपने अगर 3 टारगेटेड थेरेपीज ली तो एक फ्री मिलेगा। तो इस तरह के जो भी पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम है उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। एक और चीज भी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू मेडिसिन। तो मेडिसिन में क्या होता है, एक होता है ओरिजिनल मॉलिक्यूल और एक होता है इंडियन ब्रांड। तो अगर आपके डॉक्टर बोलते हैं कि ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल इसकी कॉस्ट 1 लाख रुपीस है, और ये इंडियन ब्रांड है, इसकी कॉस्ट 50,000 है, एंड आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, या कुछ स्टडीज हुई हैं जहां उन्होंने शो किया है कि ओरिजिनल ब्रांड इज एज इफेक्टिव, has similar safety profile as compared to the original brand, then why not consider using it? मतलब हम 1 लाख रुपीस की मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन 50,000 मतलब सीधा ट्रीटमेंट की कॉस्ट 50% हो गई, then taking the entire treatment is more important. So I think the times have really changed. World has become very open. I agree. पेशेंट का जो फर्स्ट डिस्कशन है वो डेफिनेटली उनकी हेल्थ और ट्रीटमेंट के बारे में होना चाहिए,
But when it comes to long and expensive treatment like cancer, I think cost also has to be discussed openly across the table. उसका डिस्कशन भी बहुत जरूरी है। जो मेरा अगला सवाल था डॉक्टर विनीता, वो आपने पहले ही एड्रेस कर दिया। हाँ, ये बात सही है कि बार बार ये क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई कीमोथेरेपी है या कोई मेडिसिन है जो बाहर के ब्रांड की है और वो एक्सपेंसिव है, तो पेशेंट्स बार बार ये रिपीटेडली पूछते हैं कि क्या इंडियन ब्रांड्स भी एज इफेक्टिव एज द आउटसाइड ब्रांड होगा। तो ये क्वेश्चन डॉक्टर विनीता ने पहले ही हमारा आंसर कर दिया कि यस, आप अगर आपको ऑप्शन है इंडियन ब्रांड्स की, चीपर ब्रांड की, तो प्लीज उसको ले सकते हैं, बट ऑफ कोर्स डू कंसल्ट योर ट्रीटिंग oncologist। एम आई राइट डॉक्टर विनीता? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं एक और स्टेप ऐड करूंगी। जैसे सपोज कोई सर्जरी होनी है, तो सर्जरी में सपोज सर्जन बोलते हैं कि ओपन सर्जरी भी है, लेप्रोस्कोपिक भी है, रोबोटिक भी है, कॉस्ट 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपीज इस तरह से एस्केलेट हो रही है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो अपने सर्जन से आप ओपनली डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका बजट कितना है, कितना एडिशनल एडवांटेज है। ओपन डिस्कशन करना विदाउट हेजिटेशन। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर विनीता पेशेंट एडमिट होता है तो रूम लेने की भी बारी आती है, तो उस टाइम दिमाग पेशेंट्स का और उनकी फैमिली का इतना क्लाउडेड होता है कि वो रूम कौन सा ले और क्या ना करे, उस बात पे शायद ज्यादा एम्फोसिस ही नहीं जाता। तो डू यू थिंक इस बात को भी, रूम द चॉइस ऑफ रूम भी ध्यान रखना चाहिए पेशेंट्स को? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी ऑप्टिमल क्वेश्चन। चॉइस ऑफ रूम का ध्यान रखना चाहिए। यू नो देयर आर पीपल हु आर वेरी इंटेलिजेंट। दे विल से डॉक्टर आई हैव लिमिटेड बजट, आई वांट टू स्पेंड मोर ऑन माय ट्रीटमेंट rather than more on my comfort, सो मैं 4 बेडेड रूम ले लेता हूँ, ट्विन शेयरिंग ले लेता हूँ। बट कुछ लोग सोचते हैं, उनके इमोशंस बहुत हाई होते हैं, बोलते हैं नहीं, माय मदर और द पेशेंट शुड नॉट फील कि मैंने उनको ऑप्टिमल केयर नहीं दिया। इवन विद लो फंड्स इन हैंड वो सिंगल रूम डीलक्स रूम लेने की कोशिश करते हैं। कई बार कुछ ट्रीटमेंट्स की कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूम रेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक रूम लिया 4,000 रुपीज कैटेगरी का, तो सर्जरी की कॉस्ट एक्स होगी। आपने रूम ले लिया 10,000 रुपीज कैटेगरी का, तो सर्जरी की कॉस्ट एक्स प्लस वाई हो जाएगी। सर्जरी सेम तो नहीं है। सो आई थिंक दीज थिंग्स, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन मेटिकुलस प्लानिंग। लेकिन होता क्या है कि जब डायग्नोसिस होता है ना, तो सब लोग इतना परेशान होते हैं उस वर्ड से, उस डायग्नोसिस से, कि आई थिंक लोग उस वक्त इतना सोच नहीं पाते हैं चीजों को। करेक्ट। कुछ हॉस्पिटल्स हमने सुना है डॉक्टर के गवर्नमेंट फंडेड ट्रीटमेंट ऑप्शंस या एनजीओ वाले भी होते हैं, अक्सर सुनने में आता है। मगर अगेन, जैसे आपने कहा कि जब डायग्नोसिस हाथ में आता है, वो शब्द कि आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, तो उस टाइम इतने घबराए होते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं नहीं नहीं, वहां नहीं जाना, एनजीओ के पास मत जाओ। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि पेशेंट को अगर जरूरत है तो उनको ये ऑप्शंस को लुकअप करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आई गिव यू एन एग्जांपल। एक छोटा सा एनजीओ है जो बच्चों के कैंसर ट्रीटमेंट को सपोर्ट करता है। दे आर सो गुड। वो आपके साथ साथ चलते हैं, यू नो, वो एक केवट की तरह आपके साथ साथ चल के आपके पूरे ट्रीटमेंट को नेविगेट कराते हैं। आपको गाइड भी करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वो कहेंगे कि कुछ ट्रीटमेंट आप एम्स में करा लीजिए, ये ट्रीटमेंट आप प्राइवेट हॉस्पिटल में करा लीजिए। तो वो पूरा आपको गाइड करते हैं। तो ये तो बात रही एनजीओ की। इंडियन कैंसर सोसाइटी फॉर एग्जांपल, कैन किड्स फॉर एग्जांपल, दीज आर वेरी गुड एनजीओ जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के टाइम पे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी स्कीम्स निकाली हुई हैं। तो अगर फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो आजकल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके भी उनको चेक किया जा सकता है कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं जहां ये गवर्नमेंट स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपको फाइनेंशियल इश्यूज हैं, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू गेट द ट्रीटमेंट। सबका इलाज होना बहुत जरूरी है। तो ये गवर्नमेंट स्कीम्स भी कई बार बहुत हेल्पफुल होती हैं ट्रीटमेंट को ऑप्टिमली कंप्लीट करने में। डॉक्टर, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। आपने और मैंने दोनों ने बहुत बार देखा है कि कुछ पेशेंट्स भी जो अपना ट्रीटमेंट खत्म कर देते हैं, वो आपको आके कहते हैं कि वो हेल्प करना चाहेंगे किसी और पेशेंट को। तो इसीलिए अगेन,
आप जब आप ट्रीटिंग डॉक्टर से खुल के बात करिए, अगर आपको इशू है या आपको कंसर्न है, तो शायद डॉक्टर भी आपकी मदद कर पाए, वो किसी कहीं और से। एम आई राइट डॉक्टर? बिल्कुल ठीक बात है। मुझे इसी बात पे याद है, अराउंड 2013 में एक डॉक्टर मेरे पास आ रही थी। शी इज अ डेंटल सर्जन, जिनका ब्रेन ट्यूमर के लिए सर्जरी होके रेडिएशन और कीमोथेरेपी चल रहा था। लास्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट पे उन्होंने मुझे बोला कि विनीता, मैं अपना ट्रीटमेंट तो कर पाई, अगर किसी को कभी कोई फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत हो और अगर मैं कुछ कर पाऊँ देन आई विल बी वेरी हैप्पी। तभी मेरे पास एक पेशेंट थी जिनका कार्सिनोमा सर्विक्स का ट्रीटमेंट चल रहा था। She had completed 80% of the treatment when they ran out of finances. उनका सिर्फ 20% ट्रीटमेंट बच गया था और ये जो डॉक्टर थी हमारी, उन्होंने उनको सपोर्ट कर दिया। उस टाइम पे उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 80,000 या 1 लाख रुपीस के आसपास उनको सपोर्ट कर दिया। एंड 11 years later both of them they are fine and they come on regular follow up. The person who had donated money has completely forgotten about it, but it is still there in my mind कि किसी की हेल्प से इनका भी ट्रीटमेंट पूरा हो गया। सो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अपने डॉक्टर से एक बार डिस्कस करने से वो गाइड भी कर सकते हैं आपको। कभी कभी कुछ हेल्प हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होती है। थैंक यू डॉक्टर विनीता, इतने सारे पॉइंट्स बताने के लिए। बट फिर भी मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगी, इन सब के बावजूद भी कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के दौरान ध्यान रखना चाहिए? यदि एक मतलब हम कितना भी अपना डॉक्टर से हॉस्पिटल से एस्टिमेट ले लें, वो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट का होता है एस्टिमेट हमेशा। हमारे हाथ पे जो भी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट हॉस्पिटल या डॉक्टर्स देते हैं, उसके अलावा एटलीस्ट 20% मनी और एडिशनल हैंड्स में होनी चाहिए फॉर 2 reasons। एक तो सपोज कोई अनफोर्सीन कॉम्प्लिकेशन हो जाए, आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल कि कीमोथेरेपी लिया, सब ठीक था, लेकिन एक अनएक्सप्लेन्ड फीवर के कारण एक एडमिशन हो गया हॉस्पिटल में। 3 days का, 5 days का, कल्चर्स जाने हैं, आईवी एंटीबायोटिक्स जानी है, तो एक कॉम्प्लिकेशंस के लिए एक एडिशनल फंड होना चाहिए। और दूसरा, कुछ हिडन कॉस्ट भी होती है। हिडन कॉस्ट से मेरा मतलब है, आप रोज हॉस्पिटल जा रहे हो, आ रहे हो, उसकी भी एक कॉस्ट है। या फॉर एग्जांपल आपको रिपीटेड इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ रहे हैं। जब आप ओपीडी से निकले तो डॉक्टर्स ने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया कि ये 5 मेडिसिन है, आप ले लीजिएगा। सो वो सब कॉस्ट कहीं अकाउंट फॉर ही नहीं होती, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग कॉस्ट। सो जो भी आपका एस्टिमेटेड बजट आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर से मिलता है, उसके अलावा मुझे लगता है 20%, एटलीस्ट 20% मनी इन हैंड होनी ही चाहिए फॉर अनफोर्सीन सिचुएशन एंड सम हिडन कॉस्ट। मतलब जितना हम अच्छे से प्लान करके चलेंगे ना, उतना अच्छा है। वेरी रेलेवेंट पॉइंट डॉक्टर विनीता, थैंक यू वंस अगेन। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो अगेन जो डॉक्टर विनीता से ही और डॉक्टर बाकियों से मैंने सुनी है, अपना ट्रीटमेंट प्लीज बीच में ना छोड़े। इतनी मेडिकल एडवांसमेंट्स हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा। आई एम श्योर डॉक्टर विनीता कैन टेक फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, वो उनका बोलना ज्यादा इफेक्टिव दे, होगा। देखो पूरा वेरी सिंपल लॉजिक, अधूरा ट्रीटमेंट हाफ ट्रीटमेंट हाफ बेनिफिट, फुल ट्रीटमेंट फुल बेनिफिट। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आप ए तरीके से अपना ट्रीटमेंट नहीं कंप्लीट कर सकते तो डॉक्टर से डिस्कस करो, दे विल फाइंड सम अदर वे फॉर यू, कोई और सॉल्यूशन निकल जाएगा। बट ट्रीटमेंट कंप्लीट करना इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। Those words were, I think, their weight in gold. So thank you, Dr. Vinita, once again for giving us wonderful points to which one we should keep in mind during the cancer treatment. Thank you so much. Thank you, Nidhi.